हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारा 16th डे है। टोटल 42 डेज़ में इंटायर जेई और नीट के सिलेबस को हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं, जिसमें आज 16th डे में मैं आपके लिए लाया हूँ फ्लूइड मैकेनिक्स। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि फ्लूइड कहते किसको हैं। तो जिसमें भी फ्लो करने की टेंडेंसी होती है उसे फ्लूइड कहते हैं। किसमें टेंडेंसी होती है सर फ्लो करने की? तो गैसेज में और लिक्विड में, सॉलिड में नहीं होता है। सॉलिड को आप जहाँ पे रख देंगे वो वही रहेगा, वो ऐसे फैलेगा नहीं ज़मीन पे। या सॉलिड क्यूब जैसा है और उसको आप कैसे भी कंटेनर में रख दें, सिलेंड्रिकल कंटेनर में रखें तो वो सिलेंडर जैसा तो नहीं होगा, वो क्यूब जैसा ही होगा। जैसे ये मार्कर मेरे पास है, अगर इस मार्कर को एक डब्बे में मैं रख दूँ सिलेंड्रिकल कंटेनर में तो ये सिलेंड्रिकल कंटेनर इतना नहीं हो जाएगा। या एक क्यूबिकल बॉक्स में रख दूँ तो ये क्यूब जैसा तो नहीं बन जाएगा, ये जैसा है वैसा ही रहेगा, उसी शेप का रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। जबकि पानी को मैं जैसे कंटेनर में रखता हूँ उसी शेप का वो अपना गेन कर लेता है, उसी शेप के जैसा वो ढल जाता है, राइट। या ज़मीन पे पानी को रखें तो वो पूरा फैल जाता है ज़मीन पे। जब मार्कर को मैं ज़मीन पे रखूँगा तो ये जैसा है सिलेंड्रिकल वैसा ही रहेगा, राइट। तो गैसेज में और लिक्विड में फ़्लो करने की टेंडेंसी है, इसीलिए उन्हें फ्लूइड कहा जाता है। अब इसमें सबसे फर्स्ट पार्ट है हमारा हाइड्रोस्टैटिक। पहले हाइड्रोस्टैटिक कंप्लीट करेंगे, फिर हाइड्रोडायनेमिक। हाइड्रोस्टैटिक में पहला टर्म जो आपको जानना है कि डेंसिटी क्या होता है। डेंसिटी के लिए सिंबल रो मैं बनाया हुआ यहाँ, और डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम, राइट। जैसे इसका डेंसिटी मुझे निकालना है तो कितना मास है, इसका वेट, इसका मेज़र कर लेंगे और उसको जी से डिवाइड कर लेंगे तो क्या मिल जाएगा, मास। और मास और इसका सिलेंड्रिकल वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर इंटू एल, ऐसे करने से क्या मिल जाएगा, वॉल्यूम। तो मास बाई वॉल्यूम कर देने से क्या मिल जाता है, डेंसिटी। डेंसिटी का फॉर्मूला मास बाई वॉल्यूम, मास किलोग्राम, वॉल्यूम मीटर क्यूब। तो डेंसिटी का ऐसा यूनिट हो जाएगा केजी पर मीटर क्यूब। स्पेसिफिक वेट क्या होता है दूसरा? स्पेसिफिक वेट का दो नाम है, स्पेसिफिक वेट भी आप बोल सकते हैं और वेट डेंसिटी भी आप बोल सकते हैं। इसको क्या होता है, ये वेट पर यूनिट वॉल्यूम, ये मास पर यूनिट वॉल्यूम था, और स्पेसिफिक वेट है वेट पर यूनिट वॉल्यूम। मास और वेट में बस जी का ही तो डिफरेंस होता है। वेट क्या होता है, जिस फोर्स से अर्थ पुल करती है किसी भी ऑब्जेक्ट को अपने सेंटर की तरफ, तो मास में जी मल्टीप्लाई कर देने से एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वेट मिल जाता है। तो मास में मैं जी मल्टीप्लाई कर दिया, वेट हो गया, और वॉल्यूम से डिवाइड कर दिया। अब ये मास बाई डेंसिटी, मास बाई वॉल्यूम, तो वापस यही डेंसिटी आ गया। तो स्पेसिफिक वेट या वेट डेंसिटी को आप लिख सकते हैं डेंसिटी इंटू जी, क्योंकि मास बाई वॉल्यूम तो वापस डेंसिटी ही आ जा रहा है। तो डेंसिटी में सिर्फ जी मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको मिल जाएगा स्पेसिफिक वेट। क्लियर है ये? बिल्कुल क्लियर है सर। नेक्स्ट, रिलेटिव डेंसिटी अगला टर्म है। रिलेटिव डेंसिटी होता है किसी भी लिक्विड का डेंसिटी अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। कितने डिग्री पे? 4 डिग्री सेल्सियस पे, क्योंकि वाटर इनामेलस बिहेवियर शो करता है, यानी 4 डिग्री पे उसकी डेंसिटी सबसे ज़्यादा होती है। 4 डिग्री पे, 4 डिग्री से कम पे भी डेंसिटी कम हो जाता है, और 4 डिग्री से ज़्यादा टेम्परेचर पे भी उसका डेंसिटी कम होता है। सबसे ज़्यादा डेंसिटी उसका 4 डिग्री पे ही होता है। तो 4 डिग्री पे जो वाटर है उसके डेंसिटी को डिवाइड करेंगे यहाँ, तो रिलेटिव डेंसिटी किसी भी लिक्विड का मिल जाएगा। फोर्थ पार्ट है स्पेसिफिक ग्रेविटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है स्पेसिफिक वेट। ये स्पेसिफिक वेट है क्या? तो अभी स्पेसिफिक वेट आप ध्यान से देखेंगे, अभी पढ़े थे हम लोग, जो डेंसिटी होता है उसमें जी मल्टीप्लाई कर देने पे स्पेसिफिक वेट बन जाता है उसका। तो स्पेसिफिक वेट किसी भी लिक्विड का, यानी किसी भी लिक्विड के डेंसिटी में जी मल्टीप्लाई कर देंगे तो स्पेसिफिक वेट हो जाएगा उसका। तो स्पेसिफिक वेट किसी भी लिक्विड का, और डिनोमिनेटर में स्पेसिफिक वेट किसका, वाटर का रखना है। तो वाटर का स्पेसिफिक वेट यानी डेंसिटी ऑफ वाटर इनटू जी करना है मुझे। जी से जी कैंसिल हो गया, तो डेंसिटी ऑफ लिक्विड बाई डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस आ गया। यानी स्पेसिफिक ग्रेविटी का वैल्यू न्यूमेरिकली रिलेटिव डेंसिटी के इक्वल ही है। न्यूमेरिकल वैल्यू दोनों का सेम है, लेकिन डेफिनेशन दोनों का अलग अलग है। रिलेटिव डेंसिटी है डेंसिटी का रेशो किसी भी लिक्विड और वाटर का, जबकि स्पेसिफिक ग्रेविटी है स्पेसिफिक वेट का रेशो। और स्पेसिफिक वेट होता क्या है, तो डेंसिटी में जी मल्टीप्लाई कर देने से ही स्पेसिफिक वेट आ जाता है। अगला हमारा डेफिनेशन है हमारा प्रेशर।
प्रेशर बहुत बचपन से ही आप पढ़ते आए होंगे कि फोर्स बाय एरिया होता है, लेकिन आपको क्लियर ये होना चाहिए कॉन्सेप्ट कि कौन सा फोर्स और कौन सा एरिया लेना है मुझे, राइट। तो परपेंडिकुलर फोर्स, ऐसा फोर्स आपको लेना है जो कि 90 डिग्री पे सरफेस पे लगे। तो यहाँ पे एक रेक्टेंगुलर प्लेट मैंने लिया हुआ है, ऐसे लैमिना भी बोलते हैं रेक्टेंगुलर। अब इसको इस तरह से मैं फोर्स इधर लगा रहा हूँ, इस तरह से ऐसे 90 डिग्री पे। सरफेस कैसा रखा हुआ है, ऐसे रखा हुआ है सामने ऐसे, और इस पर फोर्स मैं कैसे लगा रहा हूँ, इस तरह से फोर्स लगा रहा हूँ। तो कितने एरिया पे फोर्स लग रहा है वो भी मैटर करता है। ये नहीं कि फोर्स लिख दिए आपने जो लगाया और एरिया ये पूरा लिख दिए, पूरा ये एरिया नहीं लिखना है। फोर्स और कितने एरिया पे लगा है उसी एरिया से डिवाइड करना है। ये नहीं कि फोर्स लगा सर इतने दूर तक, कितने कम एरिया में लगा है, ये देखिएगा ना फोर्स, ये फोर्स बस उंगली के पास जितना एरिया है उतने ही पे लगा है। तो फोर्स तो लिखना है जो 90 डिग्री पे ऐसे लग रहा है, 90 डिग्री पे ऐसे लगना चाहिए परपेंडिकुलर। और एरिया कौन सा लिखना है, तो क्या ये पूरा एरिया लिख देंगे, क्या ये पूरा इतना एरिया, पूरा एरिया नहीं लिखना है, जितना आपका उंगली का इसका पोर्शन का जितना एरिया है उसी एरिया से डिवाइड करना है सिर्फ। तो 90 डिग्री सरफेस पे 90 डिग्री वाला फोर्स और एरिया, कौन सा एरिया, जितने एरिया में ये फोर्स लगा है वही एरिया। तो सर ए एरिया में ये मेरा उंगली जो है उसका क्रॉस सेक्शन सामने फ्रंट का एरिया अगर ए है, तो ए एरिया में एफ फोर्स अगर लगा तो 1 मीटर स्क्वायर एरिया पे कितना लगेगा, एफ बाई ए। अब ये क्वांटिटी को प्रेशर डिफाइन किया गया है, राइट। समझ गए होंगे अब प्रेशर क्या है, ओके। डिफरेंट यूनिट्स ऑफ प्रेशर देखते हैं क्या क्या है। 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगभग 10 टू द पावर 5। न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए आप ऐसे 1.013 ऐसे होता है, लेकिन वो लगभग इंटू 10 टू द पावर 5 होता है, लेकिन आप 10 टू द पावर 5 ही याद रखेंगे, वो 1 पॉइंट वो कैलकुलेशन में कोई असर नहीं डालेगा। तो 1 एटमॉस्फेरिक होता है प्रेशर 10 टू द पावर 5 पास्कल, या 760 टॉर या 1 बार के इक्वल होता है, या 760 mmHg के इक्वल होता है, और 1 mmHg 1 टॉर होता है। इतना कम से कम आपको यूनिट याद होने चाहिए। अब ये 1 टॉर क्या होता है देखते हैं। 1 टॉर 1 ATM 1 बार, एक ही जैसा, ये कोई याद करने में प्रॉब्लम नहीं है। 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 बार होता है। और ये से जब मेजर करते हैं हम लोग तो 76 सेंटीमीटर Hg के बराबर उसका आता है कॉलम, मर्क्यूरी का हाइट आता है, या 760 मिलीमीटर मर्क्यूरी का हाइट आता है मर्क्यूरी बैरोमीटर यूज करने पे। तो एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है 760 mmHg। तो 1 mmHg कितना होता होगा, तो 1 mmHg होता होगा 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिवाइडेड बाई 760, राइट। तो 1 mmHg जितना प्रेशर होता है ना उसी को 1 टॉर कहा जाता है। 1 mmHg जितना प्रेशर होगा उसी को क्या बोला जाएगा, 1 टॉर। याद रहेगा, बिल्कुल याद रहेगा सर। ओके, तो इतना सा बात समझ में आ गया। अगला है हमारा क्या, मैनोमीटर। ये मैनोमीटर क्या होता है, तो 2 तरह का डिवाइस है प्रेशर मेजर करने के लिए हमारे पास। एक का नाम है बैरोमीटर और दूसरे का नाम है मैनोमीटर। 2 डिवाइस है, ओके। तो कौन से डिवाइस को बैरोमीटर बोलेंगे, किसको मैनोमीटर। तो जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर करता है उसको बैरोमीटर बोलते हैं, और जो एब्सोल्यूट टेम्परेचर या जो एब्सोल्यूट प्रेशर, टेम्परेचर नहीं प्रेशर जो मेजर करता है उसको मैनोमीटर बोलते हैं। मैनोमीटर क्या होता है, किसी पर्टिकुलर गैस, एक कंटेनर यहाँ पे ऐसे है और इसमें कुछ गैस ऐसे रखा हुआ है, तो ये गैस कितने प्रेशर पे रखा है। जैसे सिलेंडर होता है किचन में आपके घर में, तो सिलेंडर में गैस फिल्ड है, तो कितने प्रेशर पे है वो मेजर करने के लिए, या दूसरे किसी कंटेनर में कोई गैस है और कितने प्रेशर पे ये गैस है, या ये वॉल पे कितना प्रेशर मार रहा है, कितना फोर्स पर यूनिट एरिया ये मार रहा है मॉलिक्यूल, ऐसे वो प्रेशर मेजर करने के लिए यूज किया जाता है मैनोमीटर। और एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर करने के लिए बैरोमीटर। तो बैरोमीटर में क्या होता है कि कोई भी एक लिक्विड, जैसे एग्जांपल के लिए जनरली मर्क्यूरी का बना हुआ रहता है, क्योंकि वाटर का बना हुआ रहेगा ये बैरोमीटर, तो वाटर का हाइट 10 मीटर के आसपास आ जाता है। तो 10 मीटर तो बहुत ज़्यादा हाइट हो जाता है। 1 मीटर इतना होता है, मतलब इतना हाथ और इतना, 1 मीटर इतना होता है। तो ऐसा ऐसा 10 बार, तो उतना बड़ा डिवाइस लेके कौन घूमेगा 10 मीटर का डिवाइस लेके।
और मर्क्यूरी वाला ये 76 सेंटीमीटर ही उठता है ऊपर, या 760 मिलीमीटर ही उठता है। कैसे उठता है ये? तो एक सिलेंडर, जैसे यही सिलेंडर है, मान लीजिए ट्यूब है, सिलेंड्रिकल ट्यूब है, ऐसे खाली है, और इसमें मर्क्यूरी पूरा कंटेनर में भर दिए, इस कंटेनर में मर्क्यूरी भर दिए, और ये सिलेंड्रिकल ट्यूब है, और बीच में क्या है, खाली है, हॉलो सिलेंडर है। तो ऊपर से इसको ढक्कन को बंद कर लेंगे, और बंद करके इसमें भी पूरा भर देंगे, पूरा मर्क्यूरी भर देंगे। इधर जो खाली था उसमें मर्क्यूरी भर दिया जाएगा पूरा, और ऐसे उंगली से दबा लेंगे ऊपर, और दबा के इसमें भी पहले कंटेनर में भी मर्क्यूरी भरा हुआ है, फिर इसको ऐसे डिप करेंगे इसमें, और अभी हटाना नहीं है फिंगर को, मतलब ऐसे दबाए रखना है इसको, ऐसे दबा दिए। अब इसको इधर से हाथ को हटा लेंगे, तो ऊपर से क्या हो, कुछ फॉल कर जाएगा, कुछ लेवल क्या हो जाता है मर्क्यूरी का, फॉल कर जाएगा। तो ऊपर इतना वैक्यूम क्रिएट हो जाता है, इतना क्या क्रिएट हो जाएगा, वैक्यूम, क्योंकि यहाँ पूरा मर्क्यूरी भरा हुआ था। तो ये मर्क्यूरी जब नीचे आया तो यहाँ हवा आने का मौका मिला नहीं, तो यहाँ वैक्यूम क्रिएट हो गया। तो वैक्यूम क्रिएट होता है और इधर एच हाइट बच जाता है। तो यहाँ का एटमॉस्फेरिक प्रेशर था, बाहर यहाँ हवा के कांटेक्ट में है, तो यहाँ का प्रेशर कितना है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, यहाँ देखिएगा, यहाँ का प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। तो अंदर जाने पे प्रेशर बढ़ा यहाँ बढ़ गया, फिर इधर जाने पे प्रेशर में नो चेंज, हॉरिजॉन्टल जाने में प्रेशर में नो चेंज, और फिर वर्टिकली वापस ऊपर आए तो प्रेशर कम होगा, जैसे नीचे जाने पे बढ़ रहा था तो ऊपर आने पे कम होगा, तो जितना बढ़ा उतना ही ऊपर आने पे कम हो गया। तो यहाँ अगर PATM था एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो नीचे जितना घटा ऊपर उतना बढ़ गया, नीचे जितना बढ़ा ऊपर आने पे उतना घट गया, तो वापस यहाँ का क्या PATM ही आ गया। मान लेते हैं यहाँ PATM है, यहाँ से यहाँ 5 बढ़ गया, आने में अंदर घुसने में 5 बढ़ गया, तो PATM प्लस 5 हो गया। अब हॉरिजॉन्टल जाने में तो प्रेशर डिफरेंस नहीं आता है, क्योंकि हॉरिजॉन्टल में प्रेशर डिफरेंस होता तो इधर का पानी उधर नहीं फ्लो कर जाता, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर। तो हॉरिजॉन्टल जाने में प्रेशर में नो डिफरेंस। फिर ऊपर की तरफ बढ़े, ऐसे ऊपर की तरफ बढ़े, तो जैसे नीचे जाने पे प्रेशर 5 बढ़ा था तो 5 कम भी हो जाएगा। तो PATM प्लस 5, इधर नो चेंज, और इधर आने पे -5, तो +5 -5 कट के वापस यहाँ क्या आ गया, PATM। तो यहाँ का प्रेशर PATM आ गया। अच्छा, अब यहाँ का प्रेशर PATM का मतलब क्या है कि इसके नीचे का जो मॉलिक्यूल है, इसके नीचे का मॉलिक्यूल वो क्या करता है, ये सब मॉलिक्यूल ऊपर की तरफ मारता है। यहाँ लिक्विड के मॉलिक्यूल में रैंडमनेस होता है, तो ये यहाँ के जो मॉलिक्यूल होंगे, इसका नेमिंग हम कर देते हैं 1 2 3, और इसके ऊपर वाले को हम बोल देते हैं ABC। तो ये जो नीचे वाले 1 2 3 है ना, वो ऐसे से ऊपर मारते हैं, ऊपर वाले मॉलिक्यूल को ठक 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 ऐसे मारते हैं। तो इतना सारा मॉलिक्यूल को ये होल्ड कर दे रहा है, इतना इसको मार रहा है कि इस प्रेशर के कारण जो फोर्स क्रिएट हो रहा है, यहाँ का प्रेशर इनटू दिस एरिया, वो फोर्स उसके वेट को बैलेंस किए हुए है। इसका वेट कितना है सर, तो इसका वेट है रो, मतलब mg लिखना है, तो रो इंटू वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम कितना होगा, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू ये हाइट, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू हाइट, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी मास, और उसमें g में मल्टीप्लाई कर दिया, तो इतने मर्क्यूरी का mg हो गया। और इस mg को गिरने से कौन बचा रहा है, तो ये नीचे 1 2 3 जो मार रहे हैं उसको, और वो कितना मार रहे हैं, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर इनटू एरिया, क्योंकि सर यहाँ का प्रेशर तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही है, यहाँ का एटमॉस्फेरिक था तो यहाँ भी क्या आ गया था, एटमॉस्फेरिक, क्योंकि नीचे जाने में बढ़ा था ऊपर आने में कम हो गया था, तो यहाँ का एटमॉस्फेरिक, तो यहाँ का भी एटमॉस्फेरिक आ गया था। तो ये 1 2 3 मॉलिक्यूल ऊपर की तरफ जो मार रहा है इसको, वही प्रेशर तो बैलेंस किया हुआ है इसके वेट को। अब इन दोनों साइड में A से A कैंसिल हो गया, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर ρgh आ गया। एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना आ गया, ρgh। तो H जितने हाइट तक ये मर्क्यूरी ऊपर रह जाता है, मर्क्यूरी का कॉलम आता है जितने हाइट तक, वो हाइट यहाँ लिखना है। तो ये हाइट कितना आता है, 76 सेंटीमीटर या 760 मिलीमीटर ऑफ Hg। समझ गए कैसे मेजर किया गया एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर इस तरह से मिल गया मुझे, ओके। अब पास्कल में लाना होगा तो इसको आप मीटर में 76 सेंटीमीटर को लिख दीजिए मीटर में, जी को 9.8, और मर्क्यूरी का डेंसिटी होता है 13,600 kg पर मीटर क्यूब। पानी का होता है 1000 kg पर मीटर क्यूब, और मर्क्यूरी का होता है 13,600 kg पर मीटर क्यूब। ये डेंसिटी रख देंगे, और H 76 सेंटीमीटर
यहाँ पे रखेंगे और मीटर में 0.76 और G 9.8। तो एटमॉस्फेरिक कैलकुलेट करने पे 10⁵ पास्कल आ जाएगा, 10⁵ पास्कल। ये कैसे काम करता है सर? ये कौन सा है? मैनोमीटर। तो इस गैस का आपको पता करना है कि ये कंटेनर में जो गैस भरा है वो कितना मार रहा है इसको, पानी को। गैस का मॉलिक्यूल ऐसे मार रहा होगा पानी के मॉलिक्यूल को, क्योंकि इसमें रैंडमनेस है। तो ये ब्लैक वाला जो पानी का मॉलिक्यूल है ये भी इसको ऊपर की तरफ मार रहा होगा। ये बोल रहा है कि ऊपर चल, मेरा यहाँ पानी के लेवल के बराबर मुझे करना है, ये ऊपर मारेगा इसको। और ये गैस का मॉलिक्यूल बोलेगा कि मैं भी तुझे छोड़ूंगा नहीं, ये भी नीचे की तरफ मारता है इसको। तो ये दोनों में जंग छिड़ा हुआ है। यहाँ पे देखिए, इसको गैस के मॉलिक्यूल को ए लिख देते हैं, या जैसा नाम वैसा ही लिख देते हैं। गैस के मॉलिक्यूल को जी लिख देते हैं और लिक्विड के मॉलिक्यूल को एल लिख देते हैं। तो लिक्विड वाला मॉलिक्यूल गैस वाला को बोल रहा है ऊपर चल, और गैस वाला लिक्विड को बोल रहा है नीचे चल। तो दोनों यहाँ पे, इन दोनों मिलके इक्विलिब्रियम में अगर हैं तो इक्वल लगा रहे होंगे फोर्स। तो मुझे यही तो निकालना है कि ये प्रेशर कितना है। तो मान लेते हैं कि ये गैस का मॉलिक्यूल प्रेशर P लगा रहा है, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A, तो P × A करने से क्या मिल गया मुझे? फोर्स नीचे की तरफ। और ये पानी वाला मॉलिक्यूल कितना लगा रहा होगा? तो देखिएगा, इधर बाहर है ATM, एटमॉस्फेयर है, बाहर खुला हुआ है बर्तन ये। तो एटमॉस्फेयर के H हाइट नीचे गए तो यहाँ का प्रेशर हो गया P ATM प्लस ρGH, जो भी लिक्विड होगा उसका डेंसिटी × G × H। अब इससे और नीचे जाएंगे तो प्रेशर बढ़ेगा और ऊपर आएंगे तो उतना ही कम हो जाएगा। तो यानी जो प्रेशर यहाँ का है वही प्रेशर यहाँ का आएगा। ये ब्लैक वाला मॉलिक्यूल उतना ही प्रेशर लगा रहा होगा ऊपर जितना यहाँ पे प्रेशर आया है, यानी P ATM प्लस ρGH। और यहाँ जंग छिड़ा हुआ है, दोनों बराबर है। गैस का मॉलिक्यूल का प्रेशर इक्वल टू लिक्विड इधर से जितना लगा रहा है, तो इन दोनों को इक्वल कर देते हैं। तो गैस का कितना प्रेशर है इनटू एरिया इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस ρGH, राइट। तो इसमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस ρGH आया और ये गैस का प्रेशर इनटू एरिया आया यहाँ पे, राइट। अब इधर भी तो ये प्रेशर ही है और मुझे फोर्स निकालना है, तो क्या इधर भी एरिया मल्टीप्लाई कर देना चाहिए, क्योंकि ये तो प्रेशर था। तो यहाँ का मुझे क्या मिला? प्रेशर। प्रेशर में एरिया मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो फोर्स बनेगा, है कि नहीं। अब मुझे फोर्स बैलेंस करना है ना, तो ये एक फोर्स है, तो इसको भी एरिया से मल्टीप्लाई करके मैं फोर्स बना देता हूँ। एरिया से एरिया कट गया। तो अभी देखिए आपको मिल गया कि ये गैस जो है ना वो कितना प्रेशर लगा रहा है, ये ब्लैक वाले को वाटर मॉलिक्यूल को कितना मार रहा है ये गैस, कितना प्रेशर से। तो एटमॉस्फेरिक से ρGH ज़्यादा, एटमॉस्फेरिक से ρGH ज़्यादा। तो एटमॉस्फेरिक से कितना ज़्यादा? तो ये ρGH ज़्यादा, तो इसी को बोलते हैं गॉज प्रेशर। एटमॉस्फेरिक, ये गैस का जो प्रेशर है, गैस जो प्रेशर कंटेनर पे लगा रहा है ऐसे, या यहाँ पे जो प्रेशर ये लगा रहा है गैस, वो एटमॉस्फेरिक से कितना एक्स्ट्रा लगा रहा है, उस एक्स्ट्रा पार्ट को ही गॉज प्रेशर बोलते हैं। और जो एक्स्ट्रा पार्ट है गॉज प्रेशर और एटमॉस्फेरिक दोनों मिलाकर उस टोटल प्रेशर को बोलते हैं एब्सोल्यूट प्रेशर। यानी ये गैस का मॉलिक्यूल कुल कितना प्रेशर लगा रहा है वॉल पे, उसको एब्सोल्यूट प्रेशर बोलते हैं। क्लियर हो गया? ओके। तो अभी आपको बैरोमीटर और मैनोमीटर दोनों बात समझ में आ गया होगा। अभी ये डिफरेंट इसको हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स बोलते हैं। अब किसी को इसमें लगता है कि इसमें सर ज़्यादा पानी है तो सी पे ज़्यादा प्रेशर होगा क्या? तो अभी प्रेशर का देखिए फॉर्मूला आया है हमारा ρGH, राइट। अब इसमें ρGH में कहीं ये नहीं लिखा है कि चौड़ा एरिया है कि पतला है कि मास कितना है, ये तो डेंसिटी है। डेंसिटी पानी को आप पतले ग्लास में रखिए, चाहे पूरा बकेट में रखिए या टैंक में रख दीजिए, उसका डेंसिटी तो वही है। तो ए पॉइंट पे हाइट देखिए, यहाँ से यहाँ का हाइट सब में सेम है, बी से भी यहाँ का वही हाइट है, सी से भी पानी उतने ही हाइट तक ऊपर है। तो तीनों ही केसेज में प्रेशर इक्वल आता है, PA = PB = PC। समझ गए बात? इस पे आ जाते हैं। अब ये बोल रहा है कि अगर कोई कंटेनर, ठीक है आपने बताया कि ρGH होता है, लेकिन अगर कंटेनर रेस्ट पे है तब ρGH होता है। अगर कंटेनर चलना शुरू कर दे, कांस्टेंट वेलोसिटी से चलेगा तो कोई चेंज नहीं आएगा, लेकिन एक्सेलरेटेड मोशन करेगा तब चेंज आएगा प्रेशर में। किधर को चेंज आएगा? तो अब G, ρ और H सेम रहेगा, सिर्फ G की जगह पर G इफेक्टिव लिखना पड़ेगा आपको। और G इफेक्टिव कैसे लिखना है आइए देखते हैं, ध्यान से देखिएगा।
एक कंटेनर है जिसको ए एक्सेलरेशन से ऊपर कोई एक्सेलरेट करा दिया, तो एक्सेलरेशन अगर ऊपर होगा तो सूडो फोर्स किधर लगेगा, इस पूरे वाटर मॉलिक्यूल पे एक नीचे की तरफ सूडो फोर्स लगता है। यहाँ पे कोई अगर पर्सन, यहाँ पे कोई पर्सन है तो इसको, ये चूँकि एक्सेलरेटेड फ्रेम में है इसलिए ये वाटर पे, वाटर के mg के अलावे एक और फोर्स नीचे की तरफ कंसिडर करेगा। ये ऊपर एक्सेलरेट कर रहा है तो कैसे, जैसे आप लिफ्ट में बैठे हैं और वेइंग मशीन पे खड़े हैं लिफ्ट पे, और आपका जो वेट है वो 60 kg वेट दिखा रहा है, 60 kg वेट। अब जब लिफ्ट ऊपर की तरफ एक्सेलरेट करता है तो ज़्यादा दिखाने लगता है ना, एपरेंट वेट ज़्यादा हो जाता है। तो वैसे ही जब नीचे जी लग रहा था तो ये ऊपर की तरफ चलेगा तो पानी पे एक और नीचे की तरफ सूडो फोर्स लगने लगेगा और उसके कारण ये प्रेशर यहाँ पे बढ़ जाएगा। तो जी इफेक्टिव जब ये ऊपर चले तब जी इफेक्टिव हो जाएगा जी प्लस ए, ये एक्सेलरेशन ऐड हो जाएगा। वैसे ही जब ये नीचे की तरफ आएगा तो सूडो फोर्स पानी पे ऊपर लग जाएगा और उस कंडीशन में प्रेशर लिक्विड के एच गहराई में रो जी माइनस ए इंटू एच हो जाएगा। ये दोनों बात समझ में आ गया। अब अगर सर लिफ्ट हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेट करे तब क्या होगा, तो हॉरिजॉन्टली लिफ्ट, अगर ये लिफ्ट मतलब ये कंटेनर हॉरिजॉन्टली एक्सेलरेट करे, इसमें पानी भरा हुआ है, तो अब जी किधर लगेगा, देखिए जी तो डाउनवर्ड लगेगा, फिक्स सही है, लेकिन चूंकि ये उधर एक्सेलरेट कर रहा है इसलिए सूडो फोर्स पानी पे इधर लगेगा। अब ये एक्सेलरेशन और ये एक्सेलरेशन दोनों 90 डिग्री पे है, तो 90 डिग्री पे रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं, फर्स्ट एक्सेलरेशन का स्क्वायर प्लस सेकेंड एक्सेलरेशन का रूट, स्क्वायर का रूट, रिजल्टेंट वेक्टर निकाल देंगे। तो इधर की तरफ नेट उस पर एक्सेलरेशन जी इफेक्टिव इस डायरेक्शन में आ जाएगा, राइट। तो ये अपना लिक्विड शेप भी अपना चेंज कर लेगा, कुछ ऐसा हो जाएगा, ऐसा जिधर नेट एक्सेलरेशन आता है उसके 90 डिग्री पे अपना सरफेस कर लेता है वो। और ऐसे कंडीशन में एच गहराई में उस पर प्रेशर कितना लगेगा, तो रो प्रेशर इक्वल टू रो जी एच में जी इफेक्टिव कितना लिखना है, 9.8 अब नहीं लिखना है, अब डायरेक्ट 9.8 में ए ऐड भी नहीं करना है, ऐसे लिखना है जी 9.8 या 10 जो भी लेना है का स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का रूट, इतना जी इफेक्टिव आएगा। तो जी इफेक्टिव आपको रिजल्टेंट लिखना है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और कंटेनर जिधर एक्सेलरेट कर रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में उतना ही एक्सेलरेशन लेकर, और उन दोनों एक्सेलरेशन जो कंटेनर का है वो और दूसरा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, उन दोनों का रिजल्टेंट वेक्टर निकालना है और रिजल्टेंट की तरफ जी इफेक्टिव लेना है। समझ गए। वैसे जी इफेक्टिव खाली ज़्यादातर क्वेश्चन में अपवर्ड डाउनवर्ड आएगा इस तरह के, और प्लेन क्वेश्चन आएगा कि पानी के गहराई में कितना प्रेशर होगा, एच गहराई में जाएंगे तो यहाँ सरफेस से एच गहराई में डूबेंगे ऐसे, तो यहाँ पे प्रेशर अगर एच अंदर डूबे तो रो जी एच हो जाता है। इतना सा बात समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है।